हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं 11th क्लास के सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर के 4th लेक्चर में आपके सामने आया हूं और इसमें हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। किन किन फार्मूले से, किन किन मेथड से आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, सारे फार्मूले कंपटीशन में पूछे जाते हैं, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। जहाँ भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको ये छोटे छोटे बेसिक से फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे। तो हमने लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन आप सबको मालूम है कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज, इसको हिंदी में हम लोग सांद्रता बोलते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में विलयन बोलते हैं, सोल्यूट को विलेय बोलते हैं और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। और सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन definite amount of solvent is called concentration। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक सॉल्वेंट ले रखा है, सपोज वाटर ले लिया। इस सॉल्वेंट में, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए 100 ग्राम ले लिया। उसमें कितना सोल्यूट आपने मिला रखा है, कितना सोल्यूट आपने मिला रखा है, वो बताएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब सोल्यूट का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ, या डेफिनेट का मतलब हो गया फिक्स रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे उसकी। तो सॉल्वेंट का सोल्यूट में, मतलब सोल्यूट का सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंस है, वही बताता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को समझना है कि हम लोग कैसे कैसे बता सकते हैं कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया है। इसकी बस यूनिट चेंज करनी है हमें, कभी ग्राम होगा, कभी वॉल्यूम में ml में हो जाएगा, कभी लीटर में हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ यूनिट्स चेंज करनी है, मोल में भी हो सकता है। ठीक, आप देखिएगा तो कौन कौन से मेथड्स हैं ये कंसंट्रेशन बताने के लिए, आप देखिए ध्यान से। तो पहला हम लोग समझते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। पहला हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक टर्म्स। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W भी बोलते हैं। ये बताते हैं अभी क्यों बोलते हैं इसको W/W। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए, मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट आपने लिया है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो आएगा सॉल्यूशन का वेट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। तो ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, कितना सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, और दोनों ऊपर नीचे दोनों वेट हैं, इसीलिए इसको W/W बोलते हैं। ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, इसीलिए W/W। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, सो द अमाउंट ऑफ
amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ले लेते हैं, यही हमारा हो जाएगा मास परसेंटेज। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज दिया हुआ है हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय शुगर सॉल्यूशन है, और इसकी परसेंटेज दे रखी है 10%, m/m या w/w लिखा होता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, 10% w/w एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब ये हुआ कि मास परसेंटेज दिया हुआ है इस शुगर सॉल्यूशन का जिसमें वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो हमको इस 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब ये हो गया, मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो 90 ग्राम हमारा वाटर हो गया और 10 ग्राम हमारा क्या हो गया, शुगर हो गया। तो ये हमारा इसका मतलब हुआ 10% w/w किसी सॉल्यूशन का, ये शुगर का था तो शुगर और वाटर का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, ये मास परसेंटेज हो गया। एक और चीज, जब सॉल्यूट का मास बहुत कम अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, मतलब ट्रेसेस ऑफ अमाउंट में अगर प्रेजेंट होता है, इफ सॉल्यूट, यहां पे स्टार लगा के हम लोग लिख देते हैं, इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस ऑफ अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तब हम लोग मास परसेंटेज ना बोल के हम लोग बोलते हैं देन पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, पीपीएम यूज करते हैं। पीपीएम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मास परसेंटेज। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला, जैसे मान लीजिए हमने बोला 5 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 to the power 6, ठीक है, 10 लाख, 10 to the power 6। तो 5 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये हो गया कि 5 ग्राम ऑफ calcium carbonate is present in 10 to the power 6 grams of solution। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने इतने ग्राम सॉल्यूशन लिया, 10 लाख ग्राम, उसमें सिर्फ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो ये बहुत कम अमाउंट है, इसमें हम लोग परसेंटेज नहीं निकालेंगे, तो ये परसेंटेज कोई मतलब नहीं है उसका, उतना बड़ा अमाउंट आएगा, उतना छोटा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। 5 ppm का मतलब ये हो गया 5 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग कब लगाएंगे, जब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब अगला हम लोग देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये था w/w, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम लोग ग्राम्स में ले रहे हैं और दोनों ही वेट ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको w/w बोल रहे थे। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम लोग लिखेंगे v/v। ये ज़्यादातर उन सॉल्यूशंस में लगाया जाता है जिनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है।
तो अगर फॉर्मूला हम लोग समझे इसका, तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, इनटू 100। सिंपल फॉर्मूला परसेंटेज जैसे आप निकालते हो कितना नंबर टोटल है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स अपॉन ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ये निकालते हो मार्क्स का परसेंटेज। सेम चीज है अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज हम लोगों ने लिखा 25%, या फिर जैसे आपके सैनिटाइजर में लिखा होता है 80% V/V, ये क्या लिखा है 80% V/V है। आप सैनिटाइजर की बोतल वगैरह लेते हो उसमें लिखा होता है, ठीक है, इसमें लिखा होगा 80% V/V। उसका मतलब क्या होता है भाई, सैनिटाइजर में मेन कंपोजिशन क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर, बाकी चीजें भी होती हैं स्मेल वगैरह ऑर्डर के लिए, है ना, थोड़ा चिकना बनाने के लिए। अब देखिए तो 80% V/V वो सब हम हटा देते हैं, केवल इथाइल अल्कोहल 80% V/V एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल लेते हैं, अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 80 ml, इसका मतलब ये हुआ कि 80 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब अगर आप इस सॉल्यूशन की 100 ml की बोतल लोगे तो उसमें 80 ml इथाइल अल्कोहल होगा और बाकी जो 20 ml होगा वो क्या होगा, वो वाटर और अदर चीजें होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। एक और होता है जैसे, हाँ एक और चीज, जैसे आप इसमें भी आप ppm यूज कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम, एयर की जो वॉल्यूम वगैरह ली जाती है, गैस है ना, उसका वॉल्यूम वगैरह लिया जाता है, तो उसमें पॉइजनस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हम लोग ppm वहां भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 10 ppm SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसकी लिखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, ऐसे लिखा हुआ है 10 ppm, ठीक है, SO2 की दे रखी है 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एयर का कितना लेते हैं 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 इज प्रेजेंट। इसका मतलब यही हुआ ना। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हो गया कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 3 हजार लीटर ऑफ एयर। तो इतने लीटर एयर लोगे तो उसमें 10 सेंटीमीटर की, मतलब 10 ml हमारी क्या प्रेजेंट होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये ppm यहां भी आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज में भी, ठीक है। और ये तब लगाएंगे जब बहुत कम अमाउंट होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, ठीक। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। एक और हमारा है जो हमारा ग्राम पर लीटर होता है, जिसको हम लोग W/V भी कहते हैं। इसमें सिंपल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl सोल्यूशन है, या 5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ NaCl दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर्मूला अगर हमें लिखना होगा तो फॉर्मूले में क्या है, ऊपर ग्राम है नीचे लीटर है, तो ग्राम मतलब वेट हो गया हमारा, ऊपर हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सोल्यूट का प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो 5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम ऑफ NaCl solution means 5 gram of NaCl are present in 1 liter of
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सा है ये, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है। 1 लीटर सोल्यूशन में 5 ग्राम NaCl हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन के 3 फॉर्मूले, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और ये ग्राम पर लीटर वाला W/V, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले पे आते हैं। तो दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन वाला, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution at a particular temperature, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किसके बीच में डिफाइंड है, नंबर ऑफ मोल्स पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक। वॉल्यूम जिनमें होगा, जिन फॉर्मूलों में वॉल्यूम यूज होगा वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला विल बी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution और इन लीटर्स में। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से, वॉल्यूम को लिखेंगे V से, ठीक। अब हम लोग इधर देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं हमें, सोल्यूट के, ऑफ सोल्यूट स्मॉल n से लिखेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सोल्यूट जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में या जितना डिसॉल्व किया गया है अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट को स्मॉल w से लिखेंगे, मोलर वेट को स्मॉल m से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से लिखेंगे। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करेंगे तो n की जगह पे W/M और V की जगह V ही रहेगा। इसको थोड़ा सेट करेंगे तो W/M इंटू कैपिटल V, और ये हमारा लीटर में है। अगर सपोज आपको मोलैरिटी निकालनी है और वॉल्यूम आपका ml में दिया है तो आप ये कन्वर्ट कर लो लीटर में, या फिर एक सीधा फार्मूला लिख लो W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। यहाँ पे जो M होगा वो ml में होगा। ये आपका फॉर्मूला है फॉर मोलैरिटी। इसकी यूनिट अगर देखी जाए, यूनिट, तो यूनिट के लिए सिंपल सी बात है, ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो मोल पर लीटर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, या फिर सिंपल कैपिटल M लिखा होता है। किसी नंबर के सामने लिखा होगा कैपिटल M, मतलब वो मोलर सोल्यूशन है ना, उतने मोलर सोल्यूशन है जितना नंबर लिखा होगा। तो मोल पर लीटर लिखा हो सकता है, मोलर हो सकता है, या कैपिटल M हो सकता है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, अब एक चीज़ और, दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। हमने बताया इसमें वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। वॉल्यूम परसेंटेज था, ग्राम पर लीटर वाली स्ट्रेंथ थी, वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और ये भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 1 मोलर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1 मोलर सोल्यूशन। कुछ टर्म्स आई हैं, इसको बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो उसको बोलेंगे मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं m/10, मतलब मोलैरिटी कितनी है 1/10, मतलब 0.1। इतने मोलर सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डेसीमोलर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डेसीमोलर सोल्यूशन। अब मान लीजिए हम लोगों ने लिखा m/100 सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगा सेंटीमोलर।
सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मतलब हो जाएगा 1/100 मोलैरिटी है, मतलब 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, उसको बोलेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन। मान लीजिए हमने लिख दिया m/2 सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई 1/2, मतलब 0.5 मोलर, तो उसको बोलेंगे सेमी मोलर, आधा है ना, क्या बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। और ये हो गई मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया m/2 हो गया, मान लीजिए 2m लिख दिया, तो इसको क्या बोल देंगे बाई मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी कितनी है 2, बाई मोलर सोल्यूशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में कभी कभी देता है। एक डेसीमोलर सोल्यूशन है, तो मोलैरिटी की वैल्यू लिखी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए डेसीमोलर का मतलब 1/10। तो ये कुछ फॉर्मूला है, यूनिट है, और ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बार बार काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले फॉर्मूले पे अपने, जो कि है इसी से कुछ मिलता जुलता। तीसरा नंबर अपना ये हो गया मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स किसके ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, वहां सॉल्यूशन था, यहां सॉल्वेंट है, और यहां वेट है, वहां वॉल्यूम था। तो ये वेट है, तो यहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये मोलैलिटी का सिंपल अपना डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें केजी में। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग किससे लिखेंगे स्मॉल n से, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग लिखेंगे कैपिटल W से, ठीक है। स्मॉल w से क्या लिखा था वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या लिखेंगे कैपिटल W से। तो n का हमने फॉर्मूला बताया था अभी W/m अपॉन कैपिटल W। अभी ये kg में है, इसको थोड़ा सेट करोगे तो m इंटू W ऐसे हो जाएगा। अभी ये kg में है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है सब कुछ, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऊपर 1000 लगा देंगे, नीचे वही रहेगा, बस वेट किस में हो जाएगा ग्राम्स में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका मोलैलिटी का, ठीक। अब इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट हो जाएगी हमारी, ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी, या फिर इसको बोलते हैं मोलल। मोलर था वो, ये मोलल है, और इसको m भी लिखा होता है, छोटा m, किसी नंबर के आगे छोटा m लिखा होगा तो वो मोलल सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे हमने जो लिखा था, जहाँ पे मोलर 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 बोल रहा हूँ वहाँ पे मोलल हो जाएगा, और ये स्मॉल में है वहाँ कैपिटल M था, बस यही डिफरेंस है। और दूसरी चीज, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कहीं नजर नहीं आ रहा है, सारा का सारा मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो एक मेथड ये हो गया हमारा मोलैलिटी। अगला हम लोग देखते हैं नॉर्मैलिटी। इसको हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक फॉर्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए। जैसे नाम क्वेश्चन में देखो, फट से फॉर्मूला मुंह से निकलना चाहिए, वरना इसे हो नहीं पाएगा। 11th क्लास का केमिस्ट्री बहुत कठिन है, 12th से ज़्यादा कठिन 11th क्लास है। लेकिन कठिन तब है जब आप समझो ही ना
क्योंकि सारे टर्म्स नए हैं और जब समझ लोगे एक बार तो ऐसे यूं सॉल्व होगा चुटकी में, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, सो नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute present in 1 liter of solution। अब देखो 1 लीटर आ गया तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। ये रहा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वही जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में, इक्विवेलेंट्स के बारे में पढ़ा था, W/E है ना, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था हम लोगों ने। और ये हमारा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और ये रहा पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ये 3 चीज़ें हो गई। फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही जो मोलारिटी में होता था लीटर्स में, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज W/E। W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको आई बटन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं E क्या है और अलग अलग सब्सटेंस के लिए E कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग सेटल करेंगे इधर से तो ये हो जाएगा W/E इंटू V। अभी ये लीटर में है, अगर ml में हो जाएगा तो W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। अब ये ml में हो चुका है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारा हो गया ये वाला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आपको नजर आ रहा होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे MCQ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो इसे ढूंढना होगा। वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। एक और टर्म है जो हमारा कुछ इन्हीं से मिलता जुलता है हल्का सा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए अगला हमारा जो टर्म है कंसंट्रेशन बताने का, वो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास की बहुत मीनिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे फॉर्मूला मास लिखा जाता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सही है। तो वहाँ के लिए हम लोग फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी टर्म, उसको F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अब नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोला जाता है आयनिक कंपाउंड्स में। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, मतलब जो आयनिक कंपाउंड दिया है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सीधी सी बात है, नॉर्मेलिटी है, सॉरी फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला क्या है, ऊपर होगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास
ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ग्राम फॉर्मूला मास का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W अपॉन M। अब ये M क्या है, ऐसे लिख देते हैं, इसको M हटा देते हैं, क्योंकि सोल्यूट का है ना, तो M डैश लिख दे रहे हैं, चलेगा। जहां पे M डैश क्या है यहां लिख दे रहे हैं, M डैश इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है ये समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है AlCl3। ठीक है, AlCl3 है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड तो है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब एक्चुअली ये जो एग्जिस्ट करता है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो डाइमर फॉर्म में रहता है। Al2Cl6 दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके डाइमर बना के रहते हैं रियल में। लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा ना, रेशियो 1:3 होगा, तो फॉर्मूला हो गया 1:3 AlCl3। तो अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मास कितना है, तो फॉर्मूले से जो मास निकलेगा, मतलब एल्युमिनियम का 26 या 7 26 और एल्युमिनियम 35.5 × 3, इसको जब जोड़ोगे तो जो आएगा वो फॉर्मूला मास होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास देखना है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, एग्जिस्ट इस तरह से कर रहा है, तो एल्युमिनियम का मास प्लस 6 × क्लोरीन का मास, ये हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, डाइमर फॉर्म में या ट्राइमर फॉर्म में, इसीलिए मैंने लिखा है इसको M डैश फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में एक ही आयन कई प्रकार से लिखा होता है। मतलब 4 बार दिया हुआ है, मान लो पोटेशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम 6 बार दिया हुआ है, तो उसका एक रेशियो निकालना होगा, सिंपलेस्ट रेशियो, तब हमारा आएगा फॉर्मूला, और उसका जब मास निकालोगे तो फॉर्मूला मास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे M डैश हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे वही है अपना, नीचे क्या है, नीचे वॉल्यूम है। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे तो W अपॉन M डैश इंटू V, ये अभी लीटर में है, और अगर 1000 लगा दोगे तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी सा सवाल हमारे सामने, फॉर्मूला आ गया आपका फॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेलिटी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला टर्म देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लेकिन ये सारे फॉर्मूले आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र हैं, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे वरना कुछ नहीं हो पाएगा। 11th क्लास कैसे पास होगे, पढ़ना तो पड़ेगा, फॉर्मूले रट्टा मारिए। अगली चीज, ओह टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी भूल गया लिखना उसमें। आप देखिए, अब आ जाते हैं अगला 6th वाला हमारा, मोल फ्रैक्शन। बहुत यूज होगा और बड़ा आसान है मोल फ्रैक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये काई होता है, काई टाइप का, एक्स जैसा होता है कुछ। ठीक, ये मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा। इसका जो हमारा डेफिनेशन है, सो इट इज द रेशियो ऑफ moles of a component to the sum of moles of all the components present in solution। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए, सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, मान के चलिए। मान लीजिए सोल्यूशन है हमारा, उसमें 2 कंपोनेंट हैं A और B। मान लेते हैं A सॉल्यूट है और B का है, B सॉल्वेंट है। ठीक है, अभी बाइनरी सोल्यूशन ही लेके चल रहे हैं हम लोग, 2 कंपोनेंट वाला। अभी समझिएगा,
हमें मान लीजिए निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एक्स ए लिखेंगे। क्या लिखा है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाई मोल सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने कंपोनेंट हैं उनके सारे मोल्स का टोटल। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ ए मतलब Na बटे मोल्स ऑफ Na और Nb जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे अगर बी का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको मालूम होगा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग एक्स ए और एक्स बी को जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इसमें एक और कंपोनेंट होता, सी भी होता, तो नीचे एन सी भी हो जाता प्लस एन सी भी, और यहाँ पे इसमें आप एक्स सी भी जोड़ देते तो वो भी 1 के बराबर ही होता। जितने कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ोगे हमेशा 1 आएगा। अगर सही है तो, गड़बड़ जोड़ रहे होगे तो कुछ और आ जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, इसका यूनिट होता ही नहीं है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मास है सिर्फ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। भाई मोल्स है ना, मोल्स को हम लोग वेट अपॉन वेट है तो लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो भैया वेट वेट है, वॉल्यूम कहीं है नहीं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। भैया ये मोल फ्रैक्शन हो गया। बहुत आसान से सवाल आते हैं, कुछ है ही नहीं अगर आप फॉर्मूले याद रख लो टाइम से। तो ये हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले थे, 6 फॉर्मूले हैं। अब क्या करना है आपको? अब कुछ ऐसी चीजें पढ़ दी हैं जो आपस में रिलेट करें, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज फॉर्मूलाज। मोलैरिटी को मोलैलिटी से, नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी से, मोल फ्रैक्शन से, मोलैलिटी से, अलग अलग चीज़ों का। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो अब आप लोग आ जाते हैं इन फॉर्मूलेज में कुछ रिलेशनशिप आपस में। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिया नहीं होता है, मोलैरिटी दिया है, मान लो कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ ये वो, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं मोलैरिटी और मास परसेंटेज में। ठीक है, मास परसेंटेज मान लेते हैं हम लोग, किससे लिख रहे हैं? मान लीजिए मास परसेंटेज हम लोग लिख रहे हैं एक्स से, डेंसिटी किससे लिख रहे हैं? डी से। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डी इंटू 10 अपॉन m। m मतलब क्या है? m क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, छोटा m। ये सीधा सा फॉर्मूला है। आपको मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी निकालना है, मास परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, और आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा है बिटवीन, एक मिनट, बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, इनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालनी है तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू डी अपॉन नहीं,
मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब m। मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच के रिलेशनशिप का। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये हो गया मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। अगला देख लेते हैं एक, अगर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में पूछ रहा है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो थोड़े से कंफ्यूजिंग है फॉर्मूले, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे किसी तरह से। इसका फॉर्मूला जो होगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी, मतलब डी मतलब डेंसिटी, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हैं कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी लगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाता है। ठीक, आप इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले ये नोट कर लीजिए पहले आप। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। ये फॉर्मूले हो गए 1000 इंटू डी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं छोटे छोटे दो फॉर्मूले जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। डाइल्यूशन फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ये डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। डाइल्यूशन फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ये मान लो इनिशियल कंडीशन है और ये है फाइनल कंडीशन, बस यही ध्यान रखना है। एक मान लीजिए हमारे पास H2SO4 का एक बॉटल है, ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4, ये मार्केट से हमने खरीदा और इसकी मोलैरिटी है मान लो 10 मोलर, ठीक है, 500 ml लिया हमने, 500 ml की बॉटल है। अब हमें क्या करना है, इसको लेके आना है लैब में, सॉल्यूशंस बनाने हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो कॉन्सनट्रेट हो गया, अब हमें क्या बनाना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होगा, मतलब इसकी मोलैरिटी क्या करनी होगी, कम करनी होगी। मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो इस वाले सॉल्यूशन में भाई ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी कितनी है, 10 मोलर। हाँ, हमें बनानी कितनी है,
1 मोलर M2 हो गया। 1 मोलर का कितना सॉल्यूशन बनाना है? मान लो हमें 250 ml बनाना है, तो हम इसमें से कितना निकालें? सॉरी, ये V1 है और ये V2। हम इस सॉल्यूशन में से कितना बाहर निकालें और उसमें पानी मिला दें? पानी मिलाना पड़ेगा ना भाई, 10 मोलर से 1 मोलर ले जाना है, कम करना है मोलारिटी, तो पानी मिलाना पड़ेगा। तो इस वाले स्टॉक सॉल्यूशन में से हम कितना H2SO4 निकालें, कितना मतलब कितना वॉल्यूम निकालें कि उसमें पानी मिलाने के बाद जो 250 ml सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी 1 मोलर हो जाएगी। मतलब फिर से एक नया बर्तन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है? हमको इसकी मोलारिटी रखनी है 1 मोलर, लेकिन वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है कि इसमें से कितना लेके आऊँ। टोटल वॉल्यूम मालूम है हमको कि 250 ml बनानी है, 250 ml बनानी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसमें से कितना हम लेके आए, हमको नहीं मालूम स्टॉक सॉल्यूशन से। उसके लिए आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाना है। तो M1 मोलारिटी का सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम निकाली जाए कि M2 मोलारिटी का मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन का 250 ml में सॉल्यूशन बन जाए। इसको ऐसे पढ़ते हैं, M1 मोलारिटी के सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम निकाली जाए कि नए वाले मोलारिटी का 250 ml सॉल्यूशन बन जाए। बड़ा आसान है। तो भैया कितना लोगे? M1 मोलारिटी कितनी है? 10 मोलर। V1 अपन को मालूम नहीं। M2 कितना है? 1 मोलर। और V2 कितना है? 250 ml। तो V1 कितना हो जाएगा? 250/10 मतलब 25 ml इसका निकालना पड़ेगा। खत्म। इसका 25 निकालो, उसमें डालो, खत्म हो जाएगा। तो बस ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, जैसे हमारे पास है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स हमारे पास, मान लो ये 250 ml बन गया है ना, और ये हमारा मान लो ये 500 ml में था, इसको छोड़ देते हैं। ये 500 ml का है, इसकी मोलारिटी कितनी है? 10 मोलर। और ये 250 ml में, इसकी मोलारिटी 1 मोलर है। अब मान लो इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों सोल्यूशन को, 250 ml वाले को और 500 ml को, दोनों को मिला दें, तो नया जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी कितनी होगी? तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। एक ही टाइप का सोल्यूशन है और दोनों का मोलारिटी अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो उनको मिलाने के जो नया सोल्यूशन बनेगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन, उसकी मोलारिटी कितनी होगी? तो बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये सब मालूम है आपको। एक सोल्यूशन की मोलारिटी इंटू जितना वॉल्यूम है मिलाए हो, दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी हो जितना वॉल्यूम मिलाए हो अपॉन टोटल वॉल्यूम। सॉल्व कर देंगे, ये आपका मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग निकाल के दिखाइएगा इसका कितना आएगा इस वाले में। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशनशिप्स थे आपस में, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा आपको पुराने वाले फॉर्मूले भी याद रखने हैं। इस सारे फार्मूले में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपको सिर्फ 11th क्लास पास करनी है तो ये रिलेशनशिप्स थोड़ी बहुत, एक आध NCERT में क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप का, वो जो पहला वाला बताया हमने, मास परसेंटेज और मोलारिटी में रिलेशन, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का एक फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे तो नहीं है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको आगे भी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे हमारी वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह से। ये चैप्टर हम लोग मेन टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।